जय हिंद फ्रेंड्स, आइए देखते हैं केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज में ये 9वां वीडियो। इसमें जो एमसीक्यू जाने वाले होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए इसको लगाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ऑक्टेन संख्या से क्या करते हैं हम? पेट्रोल की गुणवत्ता को जांच करते हैं, ठीक है, उसकी ऑक्टेन नंबर से। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को इम्पोर्टेंट दोस्तों। बस यहाँ पे दिया है, देखिए आपके सामने है। पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। ओके, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, ठीक है। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। तो टेट्रा एथिल लेड का, किसका? तो टेट्रा एथिल लेड, जिसको बोलते हैं सीसा, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राइथिल सीसा, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है C2H5, उसका सभी का होल 4 Pb का उपयोग करते हैं। गैलोसिन में इसकी मात्रा लगभग 0.01% होती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? तो इसको जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ब्यूटेन है, कौन है? ब्यूटेन। आइए देखते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने है, देखिए ध्यान से। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं, आंसर को। देखिए LPG जो होता है, LPG जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, जो गैस का सिलेंडर, उसमें LPG गैस भरा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है, L से होता है लिक्विफाइड, P से होता है पेट्रोलियम, G से होता है गैस। दोस्तों देखिए, LPG एथेन, जिसका फार्मूला होता है C2H6, प्रोपेन, जिसका फार्मूला होता है C3H8, तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है, लेकिन इसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है। समझ रहे हैं? जो LPG होता है उसमें तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब मिले होते हैं, लेकिन जो प्रमुख इसका घटक होता है, सबसे इसका मतलब मेन अवयव होता है, ठीक है, वो होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। दोस्तों, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और एथेन गैसें होती हैं, ओके, जो अपेक्षाकृत हल्की गैसें हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार देखा, उसी क्वेश्चन को मतलब मरोड़ के इसमें पूछ लिया गया है। क्या क्वेश्चन है देखिए, एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? तो आपने देखा अभी पहले, इसका आप आंसर कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से देखा होगा पहले क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, बताइए क्या होगा इसका? सी, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन, क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हालांकि दिया नहीं है, मैंने उसको पहले बता दिया था, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः जो गैसों का मिश्रण होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है, ठीक है। बट मेन जो अवयव है किसका है? वो ब्यूटेन होता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में, दैट इज कैटलिस्ट के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में, ओके। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। दोस्तों देखिए, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का
प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है ना, वो हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी अधिक किया जाता है। समझ रहे हैं? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस एक मिश्रण है, मतलब वही बात, एलपीजी होता है जो हमारे रसोई घरों में लगा होता है गैस सिलेंडर, उसी की बात हो रही है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, यानी पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए इस गैस का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समझ गए? देखते हैं इसके बारे में आइए कुछ फैक्ट को। दोस्तों देखिए, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस इसका इंग्लिश हुआ, इसका प्रमुख जो प्रयोग होता है वो पकाने यानी भोजन बनाने के लिए किया जाता है तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजर्स में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह एलपीजी सिलेंडर का एक बेहतर विकल्प है। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, टेट्राइथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या है? तो अपस्फोटक रोधी यौगिक है। ठीक है, एंटीनो कंपाउंड। ओके, समझ गए आप? अपस्फोटक रोधी यौगिक, ठीक ना? आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्त देखिए, यहाँ पे टेट्राइथिल लेड जो होता है, टीएल बोलते हैं इसको, सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी, ठीक है, अपस्फोटक रोधी जो होता है यौगिक, ठीक होता है। इसका जो सूत्र होता है वो कौन है? वो CH3 CH2 और इसका सबका होल 4 और Pb होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त जो मोम होता है वो रासायनिक दृष्टिकोण से किसका मिश्रण है? आपके सामने इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं हमारे तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का। ओके, जो मोम होता है और उसको हम रासायनिक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें क्या केमिकल का संगठन होता है, तो उसमें होता है कौन? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? वो संगठन होता है, वो बना होता है, मिश्रण होता है। ओके, देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। इंपॉर्टेंट बस ये, कुछ खास नहीं दिया, इतना ही दिया है। देखिए दोस्तों, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम जो होता है एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है बताइए? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, तो हाइड्रोकार्बनों का क्या है? मिश्रण है। पेट्रोलियम क्या है? तो हाइड्रोकार्बन्स का एक मिश्रण होता है। ओके, समझ गए इसको? देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। देखिए फ्रेंड्स, पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें प्रमुख रूप से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन C1 से C40, ठीक है, समझ रहे हैं, C1 C40 साइक्लोपैराफिन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके प्रमुख घटक गैस, हाइड्रोकार्बन, गैलोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। ठीक है, किसका करते हैं? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग होता है रॉकेट के ईंधन के रूप में। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। वो द्रव यानी हाइड्रोजन और द्रव जो ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक फ्यूल बोलते हैं।
यानी काफ़ी, यानी जो द्रव कहने का मतलब जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये तो अपने मूल अवस्था में गैसीय रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर पे उसको, मतलब इतना उसको क्या कंप्रेस्ड किया जाता है टेम्परेचर पे कम करके, वो क्या बन जाता है, वो द्रव बन जाते हैं। और इन्हीं द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रूप रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी जो ये द्रव में रूप बने हैं तो इनको बोलेंगे क्रायोजेनिक रूप बोलेंगे, ठीक है। द्रव और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। विमानन गैलोसिन विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पेट्रोल के हीमीभवन को रोकता है। मतलब पेट्रोल क्या होता है, मतलब ही मतलब वो ज़्यादा ठंडा होने से रोकता है, मतलब कहने का उसको बर्फ बनने से रोकता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह क्या होता है, पेट्रोल के हीमीभवन को रोकता है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को इम्पोर्टेंट। दोस्तों देखिए आपके सामने है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह जो होता है पेट्रोल के हीमीभवन को रोकता है। हीमीभवन मतलब जो उसकी जो रूप है, जो पेट्रोल लिक्विड पाया जाता है, अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो क्या वो ठोस भी तो बन सकता है, तो उसी हीमीभवन को, मतलब वो हीम ना बन जाए, उसी को रोकता है। ओके, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे अधिक कम है। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। तो पेट्रोल का किसका है, तो पेट्रोल का जो है ज्वलन ताप सबसे कम होता है। ओके, देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों देखिए, ज्वलन ताप जिसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, किसी पदार्थ को जलाने हेतु आवश्यक न्यूनतम ताप होती है। जैसे मान लीजिए हम किसी पदार्थ को जला रहे हैं, वो जिस न्यूनतम ताप पर जलना प्रारंभ हो गया, हीट होके, ठीक है, वही न्यूनतम ताप ही उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि उपर्युक्त विकल्प में से पेट्रोल जो है का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। यानी पेट्रोल, कागज, लकड़ी सब वहाँ पर रखेंगे और जलाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कौन जलना शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल जलना शुरू होगा। यानी कम ताप पर ही वो तुरंत जल जाएगा, यानी उसका निश्चित न्यूनतम जो ताप होगा, यानी जिस ताप पर जलना प्रारंभ कर देगा वो पेट्रोल, वही उसका क्या कहलाएगा, ज्वलन ताप कहलाएगा। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन सी प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, तो फोम प्रकार का। ओके, इस करते हैं फोम प्रकार का। ये देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। दोस्तों देखिए यहाँ पे सामने है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग, तो कितना होता है, तो इसकी वजह राइट आंसर ऑप्शन बी, लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, कितना होता है, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों देखिए यहाँ पे है, एसिटिलीन जैसी ईंधन गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ज्वाला का निर्माण करती है। जैसे आप लोग गए होंगे कहीं पे वेल्डिंग कराने के लिए किसी दुकान पे, तो वहाँ पे जो गैस वेल्डिंग होता है, ठीक है, उसमें से जो गैस निकलती है ना, जिससे गैस मतलब वेल्डिंग किया जाता है, उसमें जो गैस निकलती है और उस पर हम आग लगाएंगे तो उस आग पकड़ लेगा। वो गैस का नाम होता है एसिटिलीन गैस। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जलने लायक बन जाती है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो लगती है जलने, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस मतलब जो होती है उसकी ज्वाला 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान उत्पन्न कर सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रेयान बनाया जाता है, रेयान बनाया जाता है, तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा आपका आंसर, आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो बनता है सेलुलोज से। किससे बनता है, सेलुलोज से। और सेलुलोज कहाँ मिलता है, तो पेड़ पौधों से मिलता है। तो रेयान बेसिकली किससे बना, तो पेड़ पौधों से बना, बिकॉज उसमें क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है। ओके, चलते हैं देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को कुछ। दोस्तों देखिए आपके सामने
रेयान को पहले कृत्रिम सिल्क भी कहते थे। यह सेलुलोज पर रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। रेयान एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? रेयान एक पॉलीसेकेराइड क्या है? शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट है रेयान। ओके, समझ रहे हैं इसको? ये सेलुलोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कौन से कथन सही है? यानी यहाँ पे दिए गए हैं 3 कथन, उन तीनों कथन में बताना है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, तो आप ध्यान से तीनों कथन को पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास करिए। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना आंसर देने का प्रयास करिए जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस कथन को पढ़ रहे हैं। पहला है कि 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया। दूसरा कथन है, मतलब पहला कथन सही या गलत हो सकता है, ठीक है, उस पर विचार करने पर। दूसरा कथन है, नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। क्या क्वेश्चन है? दूसरा कथन है कि नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ठीक है, तीसरा कथन है, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ तथा हल्का था। तो आप तीनों कथन में से बताइए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन राइट है, उस हिसाब से आपका आंसर होगा। दोस्तों, इसमें तीनों जो कथन है, तीनों कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है ABCD करके, इन चारों ऑप्शन में से किस में तीनों सभी मतलब सही लिखा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में देख रहा है 1, 2 तथा 3 सभी क्या है? सही है। ऊपर क्वेश्चन में ये था कि कौन सही है, तो 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 तो तीनों कथन है सभी सही हैं। ओके, समझ गए इसको? चलते हैं देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने है, नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। प्रथम रेशा था, समझ लीजिए, पूर्ण रूप से संश्लेषित मतलब उसको बनाया गया था मानव द्वारा। इसका निर्माण 1930 की दशक के शुरुआत में ड्यूपॉन्ट कंपनी द्वारा कोयले, जल तथा वायु से किया गया। समझ रहे हैं? नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ तथा हल्का होता है। इसमें से एक बात तो आपको याद करने लायक है, ये वाली, कि किस कंपनी द्वारा बनाया गया। पहला तो ड्यूपॉन्ट कंपनी थी, उसके द्वारा कोयले, जल तथा वायु से उसको बनाया गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तो ऊन। ऊन क्या है? एक कार्बनिक अवयव है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊन जो होता है, वुल, एक कार्बनिक अवयव है। यह मूलतः रेशेदार तंतुमय प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है। कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स देखिए, पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन, तो पॉलीथीन किससे बनता है? तो आप जानते होंगे कि पॉलीथीन क्या है? एक बहुलक है। पॉलीथीन क्या है? बहुलक है। बहुलक मतलब जो बहुत सारे एकलक से मिलकर बना हो उसको बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन बनता है तो किससे बनेगा? तो आपके सामने इसका आंसर है ऑप्शन ए, तो एथिलीन से बनेगा। यानी बहुत सारे जब एथिलीन मिलेंगे, एथिलीन, एथिलीन मतलब बहुत सारे जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीएथिलीन बनेगा। पॉलीएथिलीन को बोलते हैं पॉलीथीन। समझ गए? पॉलीएथिलीन मतलब पॉलीथीन, उसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ठीक है, समझ गए ना? यानी ये एथिलीन क्या है? ये पॉलीथीन का एकलक है। एथिलीन क्या है? तो पॉलीथीन का एकलक है। और पॉलीथीन क्या है? इस एथिलीन का बहुलक है। समझ गए? यानी बहुत सारी एथिलीन के मिलने से क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है, पॉलीथीन एक पॉलीमर है यानी बहुलक है जिसका मोनोमर, इसको बोलते हैं हिंदी में एकलक। क्या बोलते हैं? एकलक। इसका मोनोमर एथिलीन है। इसका फॉर्मूला क्या है? CH2 और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एथिलीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 कार्बन के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
बी। तो सेलुलोज है, क्या है, सेलुलोज है, ये एक प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। यह सरल अणुओं, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है, कि बहुत अधिक इकाइयों के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। मतलब बहुत सारे मोनोमर्स क्या होते हैं, उनका पॉलीमराइजेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, पॉलीमर बनता है। दोस्तों सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक हैं, समझ गए ना। जबकि बैकेलाइट, पीवीसी, नायलॉन, ये सब क्या है, ये सब कृत्रिम बहुलक है, मतलब जिसको मानव ने बनाया है। ठीक है, जबकि सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ इत्यादि क्या है, ये सब प्राकृतिक, जिसको कुदरत ने बनाया है। ठीक है, लेकिन सभी क्या है, बहुलक ही है, समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो पॉलिएस्टर और तथा कपास का। किसका है, पॉलिएस्टर तथा कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर तथा कपास। देखते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टेरिकाट, जिसको हम लोग टेरिकाट बोलते हैं, जो कपड़े आते हैं ना, टेरिकाट अथवा पॉलीकॉट, इसको पॉलीकॉट भी बोलते हैं। एक प्रकार का सिंथेटिक यानी संश्लिष्ट, जिसको बनाया गया होता है मानव द्वारा, सिंथेटिक वस्त्र है, जिसका निर्माण पॉलिएस्टर तथा कपास के तंतुओं को मिलाकर किया जाता है। मतलब देखे होंगे जो आते हैं टेरिकाट के कपड़े, उसमें कुछ सूती का भी मतलब झलक दिखता है, मतलब कुछ परसेंट सूती का भी होता है, वही कपास का होता है। ठीक है, बट उसमें पॉलिएस्टर होता है। इसमें पॉलिएस्टर तथा कपास के तंतुओं को भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इनका उपयोग प्रायः शर्ट, ट्राउजर, साड़ी व अन्य परिधान बनाने में किया जाता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज का मोनोमर कौन है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज मोनोमर है, इसी के बहुत अधिक पॉलीमराइजेशन से क्या बना है, तो ग्लाइकोजन बना है, स्टार्च बना है और सेलुलोज बना है। ठीक है, यानी जो मोनोमर है, जो एकलक है, वो क्या है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज से ही वो सभी बने हैं। ओके, चलते हैं देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। बस यहाँ पे उस इतना ही दिया है एक लाइन में, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। क्वेश्चन है, रबड़ को वल्कनाइजेशन करने के लिए जो प्रयुक्त तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो क्या होता है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, सल्फर। सल्फर से क्या करते हैं, रबड़ का वल्कनाइजेशन करते हैं। ओके, देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। दोस्तों देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। दोस्तों प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। ओके, जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के 3.5% भाग के साथ गर्म किया जाता है, तो इस क्रिया को वल्कनीकरण या इंग्लिश में कहते हैं वल्कनाइजेशन कहा जाता है। ओके दोस्तों देखिए, रबड़ के वल्कनीकरण की खोज गुडियर ने, ठीक है, गुडियर ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लाइन इसको आप याद रखिएगा कि रबड़ के वल्कनाइजेशन जो प्रोसेस है, इसकी खोज किसने की थी, तो गुडियर ने की थी, गुडियर। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन। मतलब जो जो प्राकृतिक रबड़ होता है, वो उसका मोनोमर क्या होता है, तो आइसोप्रीन होता है। ठीक है, मतलब उसका बुनियादी जो निर्माण होता है उसको आइसोप्रीन कहते हैं। ठीक है, बट इसका वो क्या बोलते हैं, जो उसका मोनोमर होता है, नियोप्रीन होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी जो निर्माण होता है वो आइसोप्रीन कहलाता है। ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। अब मैंने इसको बताया पहले,
उसमें था ना कि आइसोप्रीन, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रबर का मतलब वो मतलब मोनोमर है, ठीक है। जो प्राकृतिक रबर होता है उसका मोनोमर कौन है, तो आइसोप्रीन होता है। यानी क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यानी आइसोप्रीन क्या है, उसका मोनोमर है, एकलक है। ओके, देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। कुछ दिया नहीं है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, नैसर्गिक नैसर्गिक जिसको बोलते हैं प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ओके, नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्रिलन एक्रिलन क्या है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तो रेशा है, यानी फाइबर है। एक्रिलन एक्रिलन क्या होता है, तो एक फाइबर होता है। ओके, आई होप आप समझ में, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं ना ये सभी क्लास 12th में हैं, ठीक है, उसके सिलेबस से हैं। कुछ क्वेश्चन जो 10th से मतलब मिले जुले हैं, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th के जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उससे हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हो सकता है कि कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड पूछ सकता हो क्वेश्चन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ओके, तो इसलिए इस सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप ये वीडियो को पसंद कर रहे हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी दौरान। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में इसको शेयर तो आप कर देंगे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। दोस्तों देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों देखिए आपके सामने है, जो एक्रिलिन होता है, एक्रिलिन एक बहुलक है। इसे संश्लेषित रेशे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो एक्रिलिन क्या है, एक बहुलक है, यानी रेशा है। बहुलक तो है मतलब, लेकिन इसका इस फॉर्म का नाम क्या है, तो रेशा है एक, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो पीवीसी आप जानते हैं, जो पीवीसी का बहुत सारा प्लास्टिक का सामान आता है, काफ़ी हार्ड होता है पीवीसी वाला, ठीक है, प्लास्टिक, तो वो किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड का होता है, यानी पीवीसी, पीवीसी का मतलब हुआ पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड, यानी पॉली हुआ है किससे, विनाइल क्लोराइड के बहुत ज़्यादा बहुलीकरण से, समझ रहे हैं। यानी फिनाइल क्लोराइड क्या है, ये मोनोमर है, और पीवीसी क्या है, तो इसका पॉलीमर है, यानी बहुलक है। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, या फिर देखते हैं इसी में कुछ फैक्ट को पहले। दोस्तों देखिए आपके सामने है पीवीसी, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीवीसी का उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट तथा कवर आदि बनाने में होता है। समझ गए, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो मीथेन गैस है। क्या है, मीथेन गैस है। देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों देखिए आपके सामने है, पर्यावरण के अलावा कोयला खनन से मीथेन का उत्सर्जन सुरक्षा के दृश्य से बहुत गंभीर खतरा है। मीथेन की 5 से 15% मात्रा हवा के संपर्क में आने से अत्यधिक विस्फोटक हो जाता है, जो प्रायः सभी भूमिगत कोयला खानों में विस्फोट के लिए जिम्मेदार होता है। समझ रहे हैं, 5 से 15% जो मात्रा होती है हवा के संपर्क में आने से अधिक क्या होता है, विस्फोटक हो जाता है, जो प्रायः सभी कोयला खानों में विस्फोट के लिए खतरा बना होता है। यानी कहीं ना कहीं जो कोयला खान होते हैं वहाँ पे जो विस्फोट होता है अधिकतर इसी कारण से होता है कि वहाँ से क्या निकलता है, मीथेन गैस बाहर आता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो फॉर्मेल्डिहाइड। किसका हो जाएगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड वो मोनोमर है, वो बेकेलाइट भी बनाता है और फिनॉल भी बनाता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के क्या है, सहबहुलक है। कौन कौन, तो बेकेलाइट और फिनॉल। ओके, देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। दोस्तों देखिए, फिनॉल में यदि फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया जाए तो यह फेनोलिक रेजिन बन जाता है, जिसे बेकेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए, बेकेलाइट कठोर होता है, इसका उपयोग रेडियो, टीवी के सेट, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर,
सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो आप इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। तो डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का। ओके, सिलिकॉन जो होता है वो पॉलीमर है, बहुलक है। किसका बहुलक है? तो डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन जो एकलक होता है उसी का। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे है सिलिकॉन जो होता है अक्रिय संश्लेषित यौगिक है जिनके तरह तरह के रूप हैं और तरह तरह के उपयोग हैं। ये प्रायः रबर जैसे एवं उष्मारोधी होते हैं। सिलिकॉन का उत्पादन डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है R2SiCl2 के जल अपघटन द्वारा होता है। ओके, आई होप आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो डॉक्टर वेलेस एच केरार्थस। कौन है? डॉक्टर वेलेस एच केराथर्स। ओके, नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर वेलेस एच केरार्थस। ठीक है, सॉरी केराथर्स। ओके, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। सो फ्रेंड्स आपके सामने है, देखिए नायलॉन का आविष्कार रसायन शास्त्री डॉक्टर वेलेस एच केराथर्स द्वारा वर्ष 1935 में किया गया। इसकी खोज घोषणा 1938 में हुई। नायलॉन का उपयोग तंबू, ऊपर का कपड़ा, खेल बैग, वर्दी, पैरासूट, कालीन, रस्सियाँ आदि बनाने में होता है। समझ गए ना? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पॉज करके अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो किसका तार? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नायलॉन का तार। ठीक है, जो नायलॉन होता है, नायलॉन का तार जो होता है वो इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, अधिक मजबूत होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। दोस्तों देखिए, नायलॉन सिंथेटिक पॉलीमर समूह के लिए एक सामान्य नाम है जो एलिफाइटिक या अर्ध एरोमेटिक पॉलीएमाइड पर आधारित होते हैं। नायलॉनों के मोनोमर के बीच में, नायलॉन के मोनोमरों इन जो एकलक होते हैं के बीच में एमाइड बंधों के कारण यह अत्यधिक मजबूत हो जाता है। एमाइड जिन उसमें जो एमीन होते हैं, जिस अमोनिया जिससे बना होता है। ठीक है, समझ रहे ना? नायलॉन के मोनोमरों के बीच में एमाइड बंधों के कारण यह अत्यधिक मजबूत हो जाता है। कौन? नायलॉन। समान मोटाई के नायलॉन तार एवं स्टील या लोहे के तार में तुलना करने पर नायलॉन अधिक मजबूत पाया जाता है। ठीक है, समझ गए ना? नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रोसेस अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांस एस्टरिफिकेशन जो प्रोसेस होती है उसी को अपनाई जाती है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों देखिए आपके सामने है कि बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन तथा एस्टेरिफिकेशन नामक प्रक्रिया जो होती है वो अपनाई जाती है। ये याद करने वाले विषय है, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का, यानी N2O का प्रयोग जो होता है वो किसके रूप में होता है? वो संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को उसको हास्य गैस भी कहते हैं। ओके, समझ गए उसको। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। बस कुछ खास नहीं दिया, इतना ही दिया है कि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों देखिए। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस पदार्थ ए क्या है? बताइए।
अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। बताइए, आप प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जाहिर सी बात है एग्जाम में भी उसको नहीं कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन जब छूट जाएंगे तो आपसे जो स्ट्रांग होगा पढ़ने लिखने में वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, तो जिंक कार्बोनेट है। ओके, जो ए पदार्थ था वो क्या था? वो जिंक कार्बोनेट था। ठीक है, यानी ZnCO3 जो ये जिंक कार्बोनेट है वही। ठीक है, इसी को गर्म करने पर यहाँ से एक गैस निकलेगी। गैस कौन सी? वो CO2 निकलेगी, जो चूने के पानी को दूधिया बना देगी। ठीक है, बचा हुआ पदार्थ जो होगा वो गर्म अवस्था में पीला रहेगा, लेकिन मतलब ये इसमें जो जिंक कार्बोनेट में जो बचा पदार्थ होगा वो क्या होगा? वो पीला रहेगा गर्म अवस्था में, लेकिन ठंडा करने पर उसको वो श्वेत हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो बताना था कि वो पदार्थ कौन है, तो पदार्थ का नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी हम उसी के बारे में देख लेते हैं जो पहले हम देखा है इसको। दोस्तों यही है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? ZnO + CO2। ये जो CO2 है क्या होगा? वो बाहर निकलेगा। ठीक है, और यही जो क्या करेगा, ये जो चूने का घोल है उसमें जाएगा तो उसके दूधिया, मतलब उसके रंग को दूधिया बना देगा। ठीक है, देखिए जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड तथा CO2 उत्पन्न होता है। CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जबकि गर्म जो ZnO होता है वो पीला होता है, जिसे ठंडा करने पर श्वेत हो जाता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, किससे लगे MCQs? अगर आपने MCQs को लगाया हो अपने मन से तो बताइए कितने लगाए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। अगर आप इस पे नए हैं तो चैनल पे इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।